नमस्कार। योग एक वैज्ञानिक विवेचन की इस कड़ी में हम देखेंगे प्राणायाम। प्राणायाम का महत्व, प्राणायाम कब करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम कब करना चाहिए और प्राणायाम करते समय क्या सावधानियां लेनी चाहिए और प्राणायाम के किस तरह से लाभ होते हैं। इसके पहले हमने आसनों के बारे में चर्चा की थी और शुद्धि क्रिया और आदि चीज़ों के बारे में भी चर्चा की थी। तो आज का विषय शुरू करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही प्राणायाम हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और अगर ये एक्सरसाइज है तो इसके लिए कुछ नियम भी बने हैं और जो नियम बने हैं उसका हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम नियमों का पालन करेंगे तो ही प्राणायाम से हमें लाभ होंगे। कई लोग मुझे कहते हैं कि सालों से प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। तो हमें अगर सही तरीके से लाभ चाहिए तो इसके नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो देखिए तो प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। तो प्राण क्या है? प्राण ये हमारे शरीर में स्थित वायु जो है उसी का सूक्ष्म रूप है और हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जो जोड़ता है वो प्राण है। अब इससे ज़्यादा अगर बोला जाए तो शरीर में अगर प्राण है तो शरीर की कीमत है। जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आप किसी के मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, भाई बहन हो। और आपके शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो उसके बाद आप सिर्फ बॉडी बनते हो। तो इस प्राण का नियंत्रण, प्राण पे नियंत्रण रखने की जो क्रिया है वही प्राणायाम है। प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। तो प्राण को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो वायु को समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर में जो पंच प्राण कहे गए हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। पंचप्राण या वायु के 5 प्रकार जो है वो इस तरह से: प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, समान वायु और व्यान वायु। अब प्राण वायु के बारे में बोला जाए तो हम जो सांस को लेते हैं वो हमारा प्राण वायु है। उदान बोले तो उच्छ्वास से मार्गे बाहर जिसको छोड़ते हैं वो उदान वायु है। अपान बोले तो मल मार्ग द्वारा जो निकलने वाला वायु है वो अपान, या जो अधोगत मार्ग से निकलता है वो अपान वायु है। उसके बाद समान वायु, समान वायु जो हमारे पेट में और हृदय स्थिति में जो स्थित रहता है और वहाँ के जो कार्य है वो सुचारित रूप से होने के लिए मदद करता है, वो है समान वायु। और व्यान वायु जो होता है वो संपूर्ण शरीर में कार्य करता है, वो व्यान वायु। ये वायु जो है इसके बारे में अगर आयुर्वेद में हम देखा जाए तो इसका महत्व बताते हुए पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंगो मलधातवा वायुना यत्र नियंती तत्र गच्छन्ति मेघवत, इस तरह से कहा गया है। मतलब पित्त भी शरीर में पंगु है, कफ भी पंगु है और मल और धातु जो होते हैं वो भी पंगु है। वायु ही एक इम्पोर्टेंट ऐसी चीज है जो इन सबको जिधर लेके जाएगा उधर ये कार्य करना चालू हो जाएगा। तो ये प्राण है, ये वायु है, इसका महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। पंच प्राण के साथ उसके 5 उपप्राण भी बताए गए हैं और 5 उपप्राण के अपने अपने कार्य भी है। जैसे देवदत्त उपप्राण है तो इसका कार्य है छींकना। उसके बाद नाग है तो इसका है कार्य है पलक झपकना। क्रुकल है तो उसका कार्य है जम्भाई लेना। कूर्म है तो इसका कार्य है खुजलाना। और धनंजय का काम है हिचकी लेना। यानी अब आप सोच सकते हो प्राण का कार्य के साथ साथ उपप्राण का भी कार्य अलग अलग दिया गया है। प्राण और उपप्राण का कार्य जब हम साथ में करते हैं तो बहुत फायदा होता है और उसके लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड है, यानी प्राणायाम के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है। ये सारी जो वायु है इनको अपना कार्य सुचारित रूप से करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम करना बहुत।
प्राणायाम के बारे में अगर और चर्चा करते हैं तो कंठोपनिषद में कहा है कि आपके शरीर में जो भी वाइब्रेशंस उत्पन्न होते, जो भी कंपनी उत्पन्न होती है, उसके पीछे वायु है, उसके पीछे प्राण है। शरीर में प्राण ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। तो प्राणायाम का जब उन्होंने चर्चा की है, प्राणायाम की जब व्याख्या बताते हुए उन्होंने कहा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। मतलब जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, प्रश्वास, और इसका विच्छेद देना यानी इसको नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। यानी हमारे श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। अभी इसमें और उन्होंने फिर बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर, ऐसे अलग अलग स्थूल सूक्ष्म भेद भी किए हैं और इसको अलग अलग नाम भी दिए हैं। तो हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, प्राणायाम में आज हमारी मन में कल्पना है अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्राणायाम के पीछे जो बेसिक चीज़ है, जो हमें सबसे पहले समझना चाहिए, वो है पूरक, रेचक और कुंभक। क्योंकि कोई भी प्राणायाम पे अभ्यास जब हम करते हैं तो पूरक, रेचक और कुंभक हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो इसको पूरक कहते हैं। सांस को बाहर छोड़ते हैं तो इसे रेचक कहते हैं। और सांस को अंदर पकड़ के रखते, पूरा होल्ड करके रखते हैं, पूरी लंग्स को फुलफिल करके रखते हैं, तो ये कुंभक होता है। उल्टा, उसके उल्टा अगर हम पूरे सांस को बाहर छोड़ दे और लंग्स को पूरा एम्प्टी कर दे तो भी ये कुंभक होता है। ये बाह्य कुंभक हो गया। कुंभक में दो प्रकार बताए गए थे, अभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। तो पूरक में आपको सांस को लेना है, फिर कुंभक करना है और फिर धीरे धीरे सांस को जोड़ना है, ये रेचक। शुरुआत में हम जब भी शुरुआत करते हैं तो पूरक, एक साइड से सांस को लेना है, फिर इसको रोक के रखना है, अंदर इसको होल्ड करना है, ताकि ये जो है आपके शरीर में जो अल्वियोलाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो अल्वियोलाई होते, जो हमारी जो हवा है, जो ऑक्सीजन को ग्राह्य करने का काम करती है, वो जो काम में नहीं आते हैं वो भी फुलफिल हो जाए। तो इसके लिए हमें उसको अंदर होल्ड कर रखना है। और बाहर जब हम करते हैं, बाहर होल्ड भी करते हैं, तो हमारे शरीर में एक इमरजेंसी जैसी सिस्टम्स होती है कि हमारे शरीर में अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही, मान लीजिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो शरीर में जो ऑक्सीजन डिपॉजिटेड है उसका यूज़ होगा। जो शरीर में सेल्स बहुत सालों से काम नहीं कर रहे, वो सेल्स काम करना चालू हो जाएंगे। तो इसके लिए अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक भी लगाना बहुत जरूरी है। इसका रेशो होता है कि ये किस तरह से लगाने चाहिए। तो सबसे पहले हम पूरक करेंगे, तो पूरक के लिए 1, मतलब उसके लिए मान लीजिए अगर आप पूरक करने के लिए 1 सेकंड का समय लेते हैं तो उसको 4 सेकंड तक होल्ड करना है। मैं सेकंड से बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटे समय से बता रहा हूँ। उसको 4 सेकंड तक आपको कुंभक करना है, अंतर कुंभक। उसके बजाय जब रेचक कर रहे हैं तो 2 सेकंड तक उसको धीरे से रेचन करना है और बाह्य कुंभक करने के लिए फिर 2 सेकंड का समय लगाना है। तो ये जो रेशो होता है 1:4:2:2, इस तरह के रेशो में आपको पूरक, अंतकुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक करना है। तभी ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है और इसका उपयोग अगर आप करते हो तो ही आपको फायदा होगा। कई बार हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के पहले भी हमें थोड़ी चीज़ें ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी है। आपका नाक क्लियर है कि नहीं, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो सब मान लीजिए कि आप लेफ्ट साइड को बंद कर रहे, तो पूरक और रेचक का अभ्यास आप एक ही साइड से शुरुआत में कर लीजिए। ये क्रिया आपको 10 से 15 बार करनी है। फिर
दूसरी साइड से ये भी क्रिया आपको 10 से 15 बार करनी है। तभी आपके नाक में जो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस होगा, सांस लेने में कोई दिक्कतें होगी या कोई प्रॉब्लम्स हुए होंगे तो क्लियर हो जाएगी और दोनों नासापुटों से आप सांस सही तरीके से ले सकोगे, तो उसका फायदा सही तरीके से होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें प्राणायाम करते समय क्या केयर लेनी चाहिए। तो देखिए, बहुत बार मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सुबह सुबह उठ जाते हैं, बेड पे बैठ जाते हैं और प्राणायाम चालू कर देते हैं। तो नहीं, महर्षि घेरन ने सबसे पहले ये बोला है कि प्राणायाम है जो है ये आसनों की सिद्धि के पश्चात ही प्राणायाम करना चाहिए। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आसन अगर आपको करना है तो आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है। मतलब देखिए, सूक्ष्म व्यायाम पहले करना है, शरीर को एक आपको जो शुरुआती वार्म अप करना है वो देना है। उसके बाद आपको आसन में सिद्धि प्राप्त करना है, मतलब आपका आसन स्थिर होना चाहिए, आपके बॉडी में आसन करते वक्त वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, और उसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। आसन की सिद्ध स्थिति में ही आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम के लिए आपको सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, जिस भी आसन में आप बैठना चाहते हो बैठ सकते हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी बहुत जरूरी है। तो ये है प्राणायाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज। उसके पश्चात जो है, आप बंद कमरे में मत कीजिए। कई लोगों को देखा है मैंने, बंद कमरे में करते हैं। बंद कमरे में करेंगे तो इसका लाभ नहीं होगा। इसका सही लाभ अगर आपको चाहिए तो कमरा खुला रखिए, कमरा खुला रखिए, या बाहर टेरेस पे कीजिए या बाहर गैलरी में कीजिए जहां आपको शुद्ध हवा मिले। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशंस होता है वैसे एरिया में ना करें। तो ये कुछ लेकिन छोटी छोटी है, लेकिन बहुत सावधानी से अगर आप प्राणायाम करेंगे तो ही आपको प्राणायाम का फायदा होगा। इसके पश्चात देखते हैं हम प्राणायाम से लाभ। प्राणायाम अगर हम रेगुलरली करते हैं तो प्राणायाम से हमारे शरीर में जो रक्त संचलन है वो नियंत्रित होता है और प्रॉपर सही तरीके से होता है। उसके पश्चात जो है, प्राणायाम हमारे शरीर में जो अंतस्रावी ग्रंथियां होती है उसका सिक्रीशन जो है वो प्रॉपर मेंटेन करती है। सलाइवा का सिक्रीशन प्रॉपरली होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन प्रॉपरली होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होती है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम सही तरीके से काम करने लग जाती है और एक्सेलरेटरी सिस्टम भी सही तरीके से काम करने लग जाती है। तो प्राणायाम का अगर हम अभ्यास करते हैं निरंतर तो हमारी ये सारी सिस्टम सही तरीके से काम करने लग जाती है और हमें बहुत सारा फायदा होता है। लेकिन प्राणायाम के भी कुछ नियम है। कौन से प्राणायाम कब करना चाहिए ये भी नियम है। तो ये नियम हम देखते हैं कि हमें जब भी प्राणायाम करने हैं तो कौन से ऋतु में कब कौन से प्राणायाम करने हैं। देखिए, हम योगी नहीं हैं, हम एक कॉमन मैन है जो हमारी शरीर के लिए निरोगी रहने के लिए योग प्राणायाम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें निरंतर योग और प्राणायाम करना है तो योगा के प्राणायाम के नियम भी समझना जरूरी है। तो प्राणायाम में सामान्य प्राणायाम जो होते हैं उसमें आते हैं नाड़ी शोधन, उज्जाई और भ्रामरी। नाड़ी शोधन, उज्जाई और भ्रामरी जो प्राणायाम है ये सामान्य प्राणायाम है और इसका जो उपयोग है या ये जो प्राणायाम है ये आप निरंतर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप कभी भी कर सकते हो। जो आसन के सिद्ध होने के पश्चात करना है, आपकी नाड़ियों की शुद्धिता के बाद करना है, षडक्रिया का या बीज मंत्रों का अभ्यास करने के बाद करना है, तो ये आप रेगुलरली इसका अभ्यास कर सकते हो। इसके पश्चात आते हैं शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम। तो शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम में आता है शीतली, शीतकारी और चंद्रपिति। ये जो प्राणायाम है उष्ण ऋतु में करने हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को शीतलता देती है। शीतलता में ही शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम अगर करोगे तो शरीर में ठंड बढ़ेगी और उससे हमें अलग अलग शिकायतें हो सकती है। तो ग्रीष्म ऋतु में या उष्णता प्रदान करने वाले ऋतु में ही इनका अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके पश्चात आते हैं उष्णता प्रदान करने वाले प्राणायाम। तो उष्णता प्रदान करने वाले प्राणायाम में आता है सूर्यभेदी, भस्त्रिका और कपालभाति। तो ये जो प्राणायाम है ये शीतल ऋतु में करने हैं। ध्यान रखिए कि सूर्यभेदी, भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम हमें उष्णता प्रदान करता है तो शीतल ऋतु में करना है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि कौन से ऋतु में और कौन से समय काल में हमें कौन से प्राणायाम करने हैं। अभी ये सारे प्राणायामों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जैसे सामान्य प्राणायाम जो है नाड़ी शोधन,
उज्जाई और भ्रामरी, उसके पश्चात शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी, और उष्णता प्रदान करने वाले प्राणायाम उज्जाई, भस्त्रिका और कपालभाति। तो इसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, कब करना है, किसने करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस सब के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए आप मेरे वीडियो। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो आयुर्वेदाचार्य नीलेश करके चैनल है, और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो आयुर्सिद्ध आरोग्यम इस नाम से पेज है। धन्यवाद।